भारत में बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये मुझे लगता है लगभग हर पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चिंता है। स्कूल की फीस है, फिर किताबें, फिर कोचिंग, लिस्ट लंबी होती जाती है। हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ लोग इसे जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। इनकी चर्चा काफी है, खासकर इस बात को लेकर कि भाई इनका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो ताज़ा जीएसटी बदलाव है, वो असल में शिक्षा से जुड़े खर्चों को, मतलब स्कूल की किताबों कॉपियों से लेकर वो महंगी वाली कोचिंग की फीस तक को पेरेंट्स के नज़रिए से कैसे बदल रहे हैं। क्या कुछ सस्ता हुआ या कुछ और महंगा हो गया है? हम्म। इसके लिए हम हाल के कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रहे हैं, सरकार की तरफ से जो जानकारी आई है, जैसे पीआईबी रिलीज हैं, लोकसभा के सवाल जवाब हैं और कुछ फाइनेंशियल आर्टिकल्स भी हैं जो इन बदलावों और शिक्षा के कुल खर्च पर बात करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। चर्चा शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि पेरेंट्स पहले से ही एजुकेशन इन्फ्लेशन मतलब शिक्षा में बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। फिनकार्ट और योर स्टोरी जैसे कुछ सोर्सेज तो बताते हैं कि ये रेट 8% से 10% या शायद उससे भी ज्यादा है। हाँ, जो आम महंगाई दर से काफी ज्यादा है। बिल्कुल, आम महंगाई दर से कहीं तेज। हमने देखा है कैसे आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों ने भी कुछ साल पहले अपनी अंडर ग्रेजुएट फीस लगभग डबल कर दी थी। जीएसटी तो खैर पहले भी था, लेकिन ये जो नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं, इनका एक मकसद सिस्टम को सिंपल बनाना भी था। हाँ, व्यवस्था को सरल करना। हाँ, अब ये सरलीकरण पेरेंट्स के बजट बनाने में कितना मददगार है, ये देखना होगा। बिल्कुल। देखिए, पहले शिक्षा पर जीएसटी का जो सिस्टम था, वो वाकई में थोड़ा कह सकते हैं उलझा हुआ था। बेसिक सिद्धांत ये था कि फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल, मान्यता प्राप्त कॉलेज, डिग्री और सरकार से मंजूर शुदा वोकेशनल कोर्स, ये ज्यादातर जीएसटी के दायरे से बाहर थे। अच्छा। लेकिन जो कोचिंग जैसी कॉमर्शियल सर्विसेज थी, उन पर टैक्स लगता था। और पहले कई सारे टैक्स स्लैब थे। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी 2.2 ने इसे काफी हद तक सरल किया है। अब मुख्य रूप से दो ही स्लैब है, 5% और 18%। अच्छा, सिर्फ दो? हाँ, मुख्य रूप से। वैसे कुछ खास चीजें हैं जिन्हें सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स कहते हैं, उनके लिए 40% की एक ऊंची दर भी रखी गई है। ये जानकारी हमें इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स और पीआईबी की सरकारी विज्ञप्तियों में मिलती है। अच्छा, तो इस सरलीकरण से पेरेंट्स को सीधी राहत कहाँ मिली है? क्या कुछ चीजें हैं जो अब वाकई पहले से सस्ती हो गई हैं? हाँ, और ये राहत काफी सीधी है और महसूस होने वाली भी, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा स्कूल की स्टेशनरी और सप्लाई के सामान में दिख रहा है। कई बहुत जरूरी चीजें जिन पर पहले आप देखिए 5% या 12% जीएसटी लगता था, हाँ। उन्हें अब 0% यानी टैक्स फ्री कर दिया गया है। 0%? कौन-कौन सी चीजें हैं इसमें? ये तो रोज के खर्च से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें शामिल हैं बच्चों की नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, क्रेयॉन, ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होने वाले चारकोल और यहाँ तक कि स्कूल में यूज होने वाले मैप्स और ग्लोब्स भी। अरे वाह! ये जानकारी इंडिया टुडे, पीआईबी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सोर्सेज ने प्रमुखता से दी है। इसका मतलब सीधा है कि जब पेरेंट्स स्कूल सेशन की शुरुआत में या साल भर में ये सामान खरीदते हैं, तो अब उन्हें इन पे जीएसटी नहीं देना होगा। ये तो वाकई अच्छी खबर है, खासकर जब स्कूल सप्लाई का बिल अच्छा खासा बन जाता है। और भी कुछ है जो सस्ता हुआ? हाँ, कुछ और आइटम्स पर भी टैक्स कम हुआ है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, ड्राइंग और मैथ्स में काम आने वाले उपकरण हैं, और स्कूल में सामान रखने वाले कार्टन या ट्रे, इन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, 12 से 5%। हाँ, तो इसका सीधा असर परिवार की बचत पर पड़ता है। इंडिया टुडे ने एक अंदाजा लगाया था कि अगर कोई परिवार स्टेशनरी और सप्लाई पर सालाना मान लीजिए 2000 रुपए खर्च करता था, तो इन बदलावों से उन्हें लगभग 240 रुपए की बचत हो सकती है। ठीक है, 240 रुपए छोटी रकम लग सकती है, पर हर बचत मायने रखती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हर बचत मायने रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, स्कूल या कॉलेज की जो मेन ट्यूशन फीस होती है, उसका क्या हुआ? उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा। ये साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, स्कूल और जो मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो मुख्य ट्यूशन फीस है, वो पहले की तरह ही जीएसटी से पूरी तरह मुक्त है। ओके। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बात लोकसभा में दिए गए जवाबों में, इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में, स्वाइप
और सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के पुराने स्पष्टीकरणों में भी बार बार कही गई है। ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या डुप्लीकेट मार्कशीट जैसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस पर जो फीस लगती है वो भी जीएसटी से मुक्त है। ये लोकसभा के एक प्रश्नोत्तर में बताया गया था। अच्छा। तो मतलब जो शिक्षा की बुनियादी लागत है, जो कोर ट्यूशन फीस है, उस पर जीएसटी का बोझ नहीं है। ये जानना पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि कम से कम मेन फीस पर जीएसटी नहीं लग रहा। लेकिन देखिए, शिक्षा का खर्च सिर्फ स्कूल फीस और स्टेशनरी तक ही तो नहीं रहता ना। वो कौन से एरियाज हैं जहां जीएसटी अभी भी पेरेंट्स की जेब पर भारी पड़ रहा है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। असली चुनौती अब भी बनी हुई है, और वो है कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन, जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेई या मेडिकल के लिए नीट। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, इन सभी सेवाओं पर जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद भी 18% की ऊंची दर से जीएसटी लग रहा है। 18%? जी, 18%। इंडिया टुडे, लोकसभा के प्रश्नोत्तर और स्वाइप जैसे स्रोत इस बात को कंफर्म करते हैं। 18% जीएसटी, ये तो काफी ज्यादा है, खासकर तब जब इन कोचिंग्स की फीस पहले से ही हजारों लाखों में होती है। इसका कारण क्या बताया जाता है? मतलब इन्हें छूट क्यों नहीं मिली? देखिए, सरकारी नजरिए से अगर देखें तो तर्क ये दिया जाता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे स्कूल या कॉलेज की डिग्री, वो समाज के लिए जरूरी है। उसे एक मेरिट गुड माना जाता है। मतलब ऐसी चीज जिस सरकार सस्ता या मुफ्त रखना चाहती है ताकि सब तक पहुंच सके, हम्म। इसलिए उसे जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं कोचिंग या टेस्ट प्रेप सेवाओं को एक तरह से कमर्शियल सप्लीमेंट्री यानी पूरक सेवा माना जाता है, जिस पर टैक्स लगाना ठीक समझा गया है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल असर तो पेरेंट्स पर ही पड़ता है ना, खासकर वो जो अपने बच्चों को अच्छी तैयारी करवाना चाहते हैं। निश्चित रूप से, और इसका फाइनेंशियल बोझ बहुत ज्यादा है। इंडिया टुडे का एक उदाहरण था कि अगर किसी कोचिंग की फीस 50,000 रुपए है, तो उस पर 9,000 रुपए सिर्फ जीएसटी के तौर पर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। 9,000 रुपए सिर्फ टैक्स? हाँ, सिर्फ टैक्स। ये सीधे सीधा पेरेंट्स की जेब से जाता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इक्विटी का, यानी समानता का। जब अच्छी तैयारी के लिए कोचिंग इतनी जरूरी मानी जाने लगी है, तो क्या ये 18% जीएसटी उन परिवारों के लिए एक रुकावट नहीं बन जाता जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सभी छात्रों को बराबर मौके मिलने में बाधा डालता है? और इसी से जुड़ा एक आंकड़ा भी है। क्या आंकड़ा है? लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में ऐसी टैक्सेबल एजुकेशन सर्विसेज जिनका सर्विस अकाउंटिंग कोड 9992 है, से सरकार ने 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया। 4,700 करोड़? जी, ये रकम दिखाती है कि ये कितना बड़ा बाजार है और इस पर लगने वाले 18% टैक्स का कुल बोझ कितना ज्यादा है। ये 4,700 करोड़ रुपए सीधा तौर पर उन पेरेंट्स ने भरे हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा या तैयारी पर खर्च कर रहे थे। बाप रे! तो ये आंकड़ा उस समानता वाले सवाल को और भी गंभीर बना देता है। ये वाकई एक बड़ा आंकड़ा है और सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, अब जरा स्कूलों के नजरिए से देखते हैं। क्या इन जीएसटी बदलावों से स्कूलों की अपनी लागतों पर कोई असर पड़ा है? और क्या इसका असर घूम फिर कर हम पेरेंट्स पर यानी फीस पर आ सकता है? स्कूलों की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, हाँ। मतलब उनके रोजमर्रा के चलने के खर्चे, उन पर मिला जुला असर दिख रहा है। एक तरफ जैसा हमने बात की, स्टेशनरी और सप्लाई जैसी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। ये स्कूलों के लिए अच्छी बात है, उनकी लागत थोड़ी कम हुई है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सर्विसेज जो स्कूल बाहर से लेते हैं, वे महंगी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आईटी और सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेवाएं जो आजकल हर स्कूल के लिए जरूरी हैं, उन पर 18% जीएसटी जारी है। अच्छा, वो कम नहीं हुआ? नहीं, इसी तरह सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग जैसी सेवाएं जिन पर शायद पहले 12% टैक्स लगता था, वो अब संभवतः 18% के दायरे में आ सकती हैं। इंडिया टुडे ने इन संभावनाओं का जिक्र किया है। अगर स्कूलों की ये लागत बढ़ती है, तो क्या वो इसे फीस में जोड़ सकते हैं? यहीं पर एक तकनीकी पेच है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। हाँ, आईटीसी। हाँ, सरल भाषा में समझिए तो जब कोई बिजनेस अपने खरीदे हुए सामान या सेवाओं पर यानी इनपुट्स पर जीएसटी देता है, तो वो अक्सर उस टैक्स को सरकार से वापस क्लेम कर सकता है, अगर वो खुद भी जीएसटी वाली सेवा या सामान बेच रहा हो। लेकिन स्कूल जो मुख्य सेवा देते हैं यानी ट्यूशन फीस, वो तो जीएसटी से मुक्त है। हाँ, वो तो मुक्त है। इसलिए स्कूल जो बाहर से ली गई सेवाओं जैसे आईटी या सिक्योरिटी पर जीएसटी भरते हैं, उसे वे सरकार से वापस क्लेम नहीं कर सकते। ये फंसा हुआ टैक्स एक तरह से उनकी लागत का हिस्सा बन जाता है। ओहो!
तो मतलब ये बढ़ा हुआ खर्च स्कूल को खुद ही झेलना पड़ेगा, या फिर सिद्धांत रूप में स्कूल इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा फीस में मामूली बढ़ोतरी करके पेरेंट्स पर डाल सकते हैं। हालांकि इंडिया टुडे का विश्लेषण ये भी कहता है कि इसका असर शायद बहुत ज्यादा नाटकीय ना हो सकता है ये बदलाव स्कूलों की लागतों को स्थिर रखने में ज्यादा मदद करें, बजाय उनमें एकदम से बड़ी वृद्धि करने के। लेकिन हाँ, पेरेंट्स के लिए ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि स्कूलों की अपनी कॉस्ट भी बदल रही हैं और छोटी मोटी बढ़ोतरी का अंदेशा मतलब बना रह सकता है। और जाहिर है पेरेंट्स के बजट में हर छोटी बढ़ोतरी भी जुड़ती जाती है। ये बात तो सही है, हर रुपया मायने रखता है। अच्छा, कुछ खास स्थितियों की भी बात कर लेते, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या, या जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, क्या उन पर इन बदलावों का कोई खास असर हुआ है? हाँ, इन पर भी कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। पहले वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अब ये साफ है कि एनएसडीसी यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जो अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके लिए जीएसटी छूट फिर से बहाल कर दी गई है। ये 2025 की शुरुआत से लागू है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है, क्योंकि इससे युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी स्किल सीखने का मौका किफायती दरों पर मिलता है। इंडिया टुडे और लोकसभा के जवाब दोनों इस छूट को कंफर्म करते हैं। ये उन परिवारों के लिए राहत है जिनके बच्चे नौकरी के लिए खास स्किल सीखना चाहते हैं। ये तो अच्छी खबर है। और इंटरनेशनल स्कूल्स जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं, उनके बारे में क्या? उनका मामला क्या है? इंटरनेशनल स्कूलों का मामला थोड़ा अलग और कह सकते हैं पेचीदा रहा है। दिसंबर 2024 में वाइब्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि गुजरात में कई स्कूलों को नोटिस मिले थे। ये नोटिस उन स्कूलों को इंटरनेशनल बोर्ड्स जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल को जो अफिलिएशन फीस दी जाती है, उस पर 18% जीएसटी चुकाने के लिए थे। 18%? किस आधार पर? इसे आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इंपोर्टेड सर्विस यानी आयातित सेवा माना गया था। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि सर्विस लेने वाले को यानी स्कूल को सीधे सरकार को जीएसटी जमा करना होता है। ओह। और चिंता की बात यह थी कि ये टैक्स 2017 से मतलब पिछले कई सालों का एक साथ मांगा जा रहा था। अगर स्कूलों को ये भारी भरकम टैक्स देना पड़ता, तो जाहिर है इसका बोझ आखिर में उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स पर ही आता। फीस बढ़ सकती थी। तो क्या इस पर कोई क्लैरिटी आई, कुछ हल निकला? देखिए, यहाँ एक बारीकी है। लोकसभा में जिस जीएसटी छूट की बात हुई थी, जो 10 अक्टूबर 2024 से लागू हुई, वो खासतौर पर भारतीय बोर्ड्स द्वारा सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली एफिलिएशन पर थी। अच्छा, सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए? हाँ, इंटरनेशनल बोर्ड्स या प्राइवेट स्कूलों को मिलने वाली इंटरनेशनल एफिलिएशन पर ऐसी स्पष्ट छूट का जिक्र उसमें नहीं है। तो ये संभव है कि इंटरनेशनल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले पेरेंट्स के लिए एफिलिएशन फीस से जुड़ी कॉस्ट अभी भी एक मुद्दा बनी रहे या भविष्य में बन जाए। समझ गई। और एक और सवाल जो कई पेरेंट्स के मन में आता है जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हॉस्टल मतलब छात्रावास के खर्च का क्या? उस पर जीएसटी लगता है? हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में सीबीईसी और स्वाइप जैसे स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार नियम ये है कि यदि हॉस्टल की सुविधा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी मुख्य शिक्षा सेवा के हिस्से के तौर पर दी जा रही है, तो वो आमतौर पर जीएसटी से मुक्त होती है। अच्छा, मतलब अगर ट्यूशन फीस जीएसटी फ्री है? हाँ, और हॉस्टल उसी पढ़ाई का हिस्सा है, तो हॉस्टल पर अलग से जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये उन पेरेंट्स के लिए राहत की बात है जो बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, एक तरफ स्टेशनरी सस्ती हुई, मुख्य फीस पर टैक्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कोचिंग बहुत महंगी बनी हुई है, स्कूलों की लागत पर मिला जुला असर है। इन जीएसटी बदलावों को शिक्षा की उस भयानक महंगाई दर जो 8-10% या ज्यादा है, उसके सामने रखकर देखें, तो पेरेंट्स के लिए नेट नतीजा क्या निकलता है? मतलब क्या बचा, क्या बढ़ा? बिल्कुल, बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है। पेरेंट्स के लिए नेट इम्पैक्ट को अगर हम पॉइंट्स में देखें, पहला स्कूल सप्लाई, यहाँ ठोस का हाथ है। नोटबुक, पेंसिल वगैरह सस्ती हुई हैं। ये निश्चित रूप से पॉजिटिव है और रोज के खर्च को कम करता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, मुख्य ट्यूशन फीस, ये जीएसटी मुक्त बनी हुई है। ये एक तरह की स्थिरता देता है, क्योंकि ये खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सही। तीसरा, कोचिंग और सप्लीमेंट्री शिक्षा, यहाँ कोई राहत नहीं है। 18% जीएसटी का भारी बोझ बना हुआ है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है शायद। हाँ, और चौथा, स्कूलों की फीस पर अप्रत्यक्ष असर। जैसा हमने डिस्कस किया, स्कूलों की बढ़ी हुई लागतों जैसे आईटीसी ना मिलना का मामूली असर फीस पर पड़ सकता है, हालांकि ये शायद बहुत बड़ा ना हो। ठीक है। तो संक्षेप में कहूं तो जीएसटी बदलाव कुछ हद तक मदद करते हैं, खासकर स्कूल सप्लाई के मोर्चे पर।
लेकिन ये शिक्षा के पूरे फाइनेंशियल बोझ को कम करने के लिए काफी नहीं है। वो बोझ सिर्फ जीएसटी से नहीं है, बल्कि शिक्षा की अपनी तेज महंगाई दर 8 से 10% या उससे ज्यादा, और खासकर प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो आसमान छूती फीस है, जैसा फिनकार्ड जैसे स्रोत बताते हैं, उससे आता है। इसका मतलब तो साफ है कि सिर्फ इन जीएसटी बदलावों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई के लिए लंबी अवधि की योजना तो बनानी ही पड़ेगी, है ना? बिल्कुल। ये स्थिति इस बात पर और जोर देती है कि पेरेंट्स को बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत पहले से और बहुत सोच समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि लोग एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, खास बच्चों के लिए बने चाइल्ड एजुकेशन प्लान लेते हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी स्कीमों का सहारा लेते हैं। हाँ, ये सब ऑप्शंस आजकल काफी डिस्कस होते हैं। ना, फिनकार्ट और योर स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर इन विकल्पों पर बात करते हैं। देखिए, जीएसटी में मिली छोटी राहत अच्छी है, लेकिन शिक्षा के जो पहाड़ जैसे खर्चे हैं, उनकी चुनौती से निपटने के लिए डिसिप्लिन बचत और सही इन्वेस्टमेंट का कोई विकल्प नहीं है। तो हमने आज की चर्चा में देखा कि जीएसटी 2.0 के तहत स्कूल सप्लाई जैसे नोटबुक, पेंसिल, मैप्स वगैरह पर जीएसटी हटने या कम होने से पेरेंट्स को कुछ सीधी राहत मिली है। और सबसे जरूरी बात, फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल और मान्यता प्राप्त कॉलेजों की ट्यूशन फीस जीएसटी के दायरे से बाहर बनी हुई है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन, ऑनलाइन कोर्सेज पर 18% जीएसटी का भारी बोझ अब भी जारी है, जो कई परिवारों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। हाँ, और ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हमारी जो टैक्स व्यवस्था है, वो अनजाने में ही सही अलग-अलग तरह की शिक्षा को कैसे अलग-अलग वैल्यू दे रही है। एक तरफ फॉर्मल एजुकेशन को जरूरी मानकर टैक्स फ्री रखा गया है, वहीं कॉम्पिटिटिव माहौल में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मानी जाने वाली कोचिंग को कॉमर्शियल मानकर उस पर भारी टैक्स लगाया गया है। हम्म। इसका इक्विटी पर यानी समान अवसर पर क्या असर पड़ता है, खासकर उन लाखों छात्रों के लिए जो सीमित साधनों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये टैक्स व्यवस्था उनके सपनों की राह में एक और बाधा खड़ी कर रही है? यह एक ऐसा पहलू है जिस पर पॉलिसी मेकर्स और समाज दोनों को विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि टैक्स नीतियां किस तरह शिक्षा तक पहुंच और समानता को प्रभावित कर सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से जीएसटी और शिक्षा पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में तस्वीर कुछ साफ हुई होगी। मानक शो साइन ऑफ।